नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। तो आज की जनरल अवेयरनेस की जो पार्ट 3 वीडियो है, इसे शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल विचार कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है किसी कंपटीशन की तैयारी करते हुए, अगर जॉब नहीं मिली है तो कतई हार मत मानिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है कोयला और अभ्रक में। किसमें कोयला और अभ्रक क्या है इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाहिनिक वर्षा कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन कि वक्र बाजार के सभी उपभोक्ताओं की मांग को अच्छे मूल्य के विभिन्न स्तरों पर एक साथ लिए जाने का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बाजार मांग है वो वक्र बाजार के सभी उपभोक्ताओं की मांग को अच्छे मूल्य के विभिन्न स्तरों पर एक साथ लिए जाने का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसकी सिफारिश से क्या है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के तहत मुख्य कार्यकारी राज्य प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर होता है मुख्य कार्यकारी। और वर्तमान में अपने जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत जी अपने वर्तमान में गवर्नर हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करी है? तो अभी तक भारत के राष्ट्रपति ने क्या है एक बार भी क्या है इसकी घोषणा नहीं की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपने डी करेंगे। तो जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। कौन से अनुच्छेद? 360 के तहत क्या है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने यह वाक्य कहा था। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे? एक शिक्षक थे और साथ में एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, और पेशे से एक वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता भी क्या थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1919 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्थानांतरित विषय नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व क्या है एक स्थानांतरित विषय नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मामूली धन आपूर्ति की वृद्धि दर में वृद्धि का क्या परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार बताता है कि जो हमारे देश के सभी व्यक्ति हैं वो क्या है एक समान है, इक्वल हैं। तो जो ये समानता का अधिकार है कौन से देश से लिया गया था? यह अपने अमेरिका देश से इसको लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोरारजी देसाई का क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल था एक प्रधानमंत्री के रूप में। यह थे जो मोरारजी देसाई जी, ये चौथे प्रधानमंत्री थे भारत के और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि इससे पहले जो 3 पीएम बने थे वो कौन से थे, कांग्रेसी थे, और ये जो चौथे थे अपने मोरारजी देसाई जी, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का सीमांकन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का सीमांकन किया गया और इसीलिए इसे क्या है, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और जो चीन से जो भारत की जो सीमा है उसे, उस रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन सीमा रेखा या मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ये जो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे या कितने में प्रधानमंत्री थे? तो ये दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं। जो सदस्यों की मैक्सिमम संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कितनी है, 500 है। ठीक है, और जो मिनिमम संख्या है सदस्यों की विधानसभा के कितनी है, 60 है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर के द्वारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। दोस्तों आपको जो जानकारी दे दें कि इससे पहले भी आप जो प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के लिए जो भारत में बात करने के लिए आए थे, तो जहांगीर से वो आए थे, हॉकिंस आए थे। ठीक है, कौन आए थे, हॉकिंस। परंतु इन्हें क्या है, जहांगीर के द्वारा मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि जो जहांगीर था वो पहले ही जो पुर्तगालियों को व्यापार करने की परमिशन दे चुका था, उससे वो परेशान था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में आए। परंतु दूसरी बार क्या है, टॉम स्रो थे वो भारत में आए, किसके लिए, परमिशन मांगने के लिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, भारत में व्यापार करना चाहती है। परंतु इन्हें भी क्या है, जहांगीर के द्वारा मना कर दिया गया। आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई अतिथि आता था तो हमारे भारत में उसका सम्मान जरूर किया जाता था। जो टॉम स्रो थे वो क्या थे, रानी विक्टोरिया के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में आए थे, तो इसीलिए जो इनका भी क्या है, एक भव्य स्वागत किया गया था। तो हुआ क्या कि जब इनको मना कर दिया गया तो उसके बाद टॉम स्रो कुछ दिनों के लिए जहांगीर के दरबार में रुके, और इनकी बेटी की क्या है, जन्मदिन था जहांगीर की, और उस समय क्या था, जन्मदिन था, तो भाई इसकी बेटी के साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई, वो आग से झुलस चुकी थी। अब जहांगीर बहुत परेशान हुआ, जो भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति थी उसने इलाज करवाया, परंतु उसकी बेटी ठीक नहीं हुई। तो टॉम स्रो ने क्या किया, मौका पाकर जो अपनी विदेशी जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की, या जो भी दवाइयाँ थी, उससे क्या है, जो जहांगीर की बेटी थी इसका इलाज करवाया जो डॉक्टरों की सहायता से, और वो बेटी क्या है, यानी कि 5 से 7 दिनों में ही ठीक हो गई। इससे यानी कि प्रभावित भी बहुत हुए जहांगीर थे जो, और क्या हुए, एक रूप से उनका यह भार भी रह गया टॉम स्रो का कि उन्होंने उनकी बेटी को ठीक किया है। तो इसलिए वो क्या है, जो नेक्स्ट बार क्या है, उनके आग्रह पर टॉम स्रो के उनको व्यापार की परमिशन दे दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत में व्यापार कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या है बंगाल विभाजन का जो निर्णय है 1905 में दिया गया। कब दिया गया था? 1905 में। और ये प्रभावी कब हुआ था? जो इसकी अगर आपको डेट याद रखनी है तो 16 अक्टूबर 1905 से क्या है प्रभावी हुआ था। जो इसका जो विभाजन है इसे एक नाम दिया गया था जिसे क्या कहते हैं बगभंग के नाम से इसे जाना गया इस विभाजन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे और सरदेशमुखी किसके शासनकाल के दौरान लिए जाने वाले कर थे? यानी कि जो चौथ है और सरदेशमुखी कर है वो किसके शासनकाल में लिया जाता था? तो मराठा शासनकाल में क्या है ये जो दोनों कर हैं चौथ और सरदेशमुखी लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आयकर क्या है एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो आयकर क्या है कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से शुरू किया गया अधिनियम 1961 के तहत। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अधिनियम 1961 के तहत आयकर 1 अप्रैल 1962 को शुरू किया गया है जो कि आयकर क्या है एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि 1828 में स्थापित ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय क्या थे ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। साथ साथ क्या थे भारतीय सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण में भी इनकी क्या है विशेष भूमिका है राजा राम मोहन राय की। तो चलिए आगे देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन कि लाल मृदा सामान्यतः भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग क्या है इसमें सर्वाधिक जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो लाल मिट्टी है बनती कैसे है कि परिवर्तित जो चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें? परिवर्तित चट्टानें हैं। इनकी जो टूट फूट है यानी कि जो इनकी टूट फूट है या टुकड़े हैं इनसे क्या है जो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।